दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनिए। बहुत मजा आने वाला है। रात के करीब 1 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे मुझे भाभी की सिल्की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ नजर आ रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा सोया हुआ घोड़ा जाग गया था। फिर भाभी को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम आमिर है। मैं मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ। मेरा कद 8 फुट है। मेरे घोड़े का साइज 13 इंच लंबा और 6 इंच मोटा है। कुछ दिन पहले की बात है जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुल्तान से कराची जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वह बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। उनके चेहरे की एक अलग ही चमक थी और उनके लंबे बाल उन्हें मजीद खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठन वाला जिस्म, भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था, और यकीनन मेरी नजरें उन्होंने खींच ली थी। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा क्या मैं उनसे बात करूं। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी की और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं कराची जा रहा हूँ। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी कराची की रहने वाली हूँ। मुल्तान अपने शौहर से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम फातिमा बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप कराची में किस जगह पर रहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं गुलशन इकबाल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बात सुनकर मुझे उनका वक्त और भी अच्छा लगने लगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक मोटरसाइकिल कंपनी में है और भाभी ने मुझे हौसला दिया। भाभी के साथ ऐसी ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उन्हें ही देखता रहा। वो बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बजे चुके थे जब ट्रेन कराची स्टेशन पर रुकी। मैं और फातिमा भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने निहायत शाइस्तगी से मेरा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर गए। गुलशन इकबाल में रात गहरी होने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो तुम हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह भाभी के घर जाना ज्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और। तुम देखना, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू भाभी। भाभी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे बाँव ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आमिर, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। भाभी, चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदेह टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने काले रंग की सिल्क
की नाइटी पहनी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने जल्दी जवाब दिया, अरे भाभी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी इस बात पर वह भी मुस्कुराई और फिर किचन में खाना बनाने चली गईं। मैं वही बैठा बैठा अपने फोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने किचन में चावल और सब्जी तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में किचन से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जियां पेश की। अब वह खाना खाने लगीं। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वह भी बहुत अच्छी है। इस पर वह थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा लेकिन बहुत मजेदार था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने खानदान के बारे में बताया कि उनके शौहर मुल्तान में काम करते हैं और कराची गुलशन इकबाल में अकेली रहती हैं। इसकी हंसते हुए तस्बीह बात ने मुझे इसकी इज्जत और भी ज्यादा कर दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हैं? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वह हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम हैं, तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। रात के अंधेरे में जब सब कुछ खामोश था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आईं और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती हैं? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहाँ लग गई तो फिर तुम कहाँ रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वह थोड़ी खामोश हो गई, फिर कहने लगी, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाभी आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वह समझ गई और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वह मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने इस तजवीज़ के बारे में बात की। वाकई एक अच्छा फैसला था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वह बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हामी में सर हिलाया। इस बात से हमारे दरमियान एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है। वह भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सोऊंगा? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। फिलहाल मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, ये मेरे बेड पर मेरे साथ सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुझे कंबल देकर बेड पर लेट गईं और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल पुरसुकून हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि ये अनजानी मुलाकात हमारे लिए एक नए सफर का आगाज हो सकती है। अब रात के करीबन 1 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी
और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ घोड़ा जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बार डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बनते हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। ठहर में तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और जॉब का क्या हुआ मुझे बता कर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का इंतज़ार किया। शाम के 5 बजे भाभी आईं। वह जीन्स में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओ सॉरी, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोअर और एक डेली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आईं। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ, इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ क्या, जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें वो लोग कैसे मना कर सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि यकीन मानो जैसे उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझे 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊं और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आंखों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बगैर भाभी का दिल ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गईं और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करती हूँ और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए पार्टी करते हैं, चल पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना क्या है? इस पर मैं थोड़ा चमकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूँ। मगर इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझे 1000 दिए और बोली, एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना, और हाँ एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं इनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 1000 की एक बोतल मिल रही थी। दरहकीकत मैं कभी भी ब्लेंडर्स प्राइड में नहीं गया था। खैर मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी पक चुकी थी। भाभी ने मुझे आते देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं। भाभी ने मुझे एक लोअर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, यह पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी नहा रही थी। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लाओगे तब तक मैं आती हूँ।
उन्होंने मुझे ग्लास, पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया, ड्राई फ्रूट कट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए, दोनों ग्लासों में पेग बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भाभी के संतरों को ही देखे जा रहा था और ये बात भाभी ने अच्छी तरह समझ ली थी। उन्होंने उठकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनकी जानिब से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस अब की खूबसूरती देख रहा था। वह हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर ग्लास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे साथ में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मधुशाला थी। फिर हम दोनों ने एक पेग लिया और बातें करने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, सच में भाभी अब बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं इस बात पर कुछ नहीं बोला और पेग को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पेग बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, इस बार पेग मैं बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पेग नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पेग बना दिया। फिर पेग खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी ने टांग खींचते हुए कहा, आमिर एक बात पूछूं? पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने इसके साथ कभी ताल्लुक बनाए या नहीं? हाँ। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। बस दिल कर रहा था कि इस हॉट इंडियन भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी लूडो खेलूं। भाभी ने कहा, बताओ ना आमिर, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, क्या सोच रहे हो? बताओ। मैंने कहा, भाभी अब तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसती हुई बोली, हाँ वो तो मुझे पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ। तुम्हारे भाई भी यही बोलते हैं। वह और जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी, भाई यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वह बोली, तुम्हारे भाई मुल्तान में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहाँ पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब दिल करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी। कभी कभी वह भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के दरमियान हमारे ग्लास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पेग बनाने लगी। हम दोनों ने पेग खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया भाभी का हाथ मेरी रान पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्करा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और किस मारकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी अब तो आप भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं आमिर, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, भाभी कुछ भी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी बोली, करके दिखाओ तभी तो पता चलेगा क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर रात भर हमने लूडो गेम खेली थी। चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, इस कहानी में एक मंजर है जहां एक औरत का चेहरा मुस्कुराते हुए खुलता है और आईने से आर पार होता है। इस तरह के हालात ये शक पैदा करते हैं कि किसी भी रिश्ते में ख्वाह व खानदानी हो या दोस्ताना,
बकार और सजावट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा रिश्ता तभी फलता फूलता है जब दोनों परिंदे एक दूसरे की रूह तलाश करते हैं। हमें किसी की जाती हुदूद को काबू पाने में नाकामी जाहिर करती है कि किसी की तरफ मुतवज्जे होना समझ में आता है, लेकिन उस उसूल को बरकरार रखना तमी उम्मीद है। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे आमाल न सिर्फ हमारी अक्कासी करते हैं बल्कि दूसरों की भी अक्कासी करते हैं। इसलिए इंसान को अपने आमाल और नेक आमाल पर काबू रखना चाहिए और अपनी तकदीर की नज़र को बरकरार रखना चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्तों में एतमाद और एहतराम की क्या अहमियत है। कहानी के किरदारों के बाहमी मील जौल से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर रिश्तों में एतमाद और एहतराम ना हो तो वह रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। रिश्तों में एहतराम और गर्मजोशी सबसे अहम चीज़ है, ख्वाह वह भाई बहन दोस्त के दरमियान क्यों न हो। कहानी में ये भी वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह की खुदगर्जी और खुदगर्ज रवैया हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी किस्म के रिश्ते में खुदगर्जी से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते टूटने और नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। ज़ाती अच्छाई और बुरी खूबियां दूसरों पर मुसल्लत करना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है। एक और अहम सबक जिसको सीखना है वह ये है कि इंसान को खुद आगाह होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसके अच्छे और बुरे इरादे क्या हैं और उन्हें कहाँ तक महदूद रखना चाहिए। एक ईमानदार और पुख्ता सोच रखने वाले शख्स को अपनी हुदूद के हुकूक का एहतराम करता है। मुशे के हर फ़र्द की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे निभानी होती हैं, इसलिए हर फ़र्द को मुशे की अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते का एतमाद ईमानदारी और बाहमी इफ़हाम और तफ़हीम पर मबनी होता है। अगर रिश्ते इन चीज़ों पर मबनी न हों तो उनके दरमियान झगड़ा और जुदाई लाजिम है। इसलिए हर रिश्ते में हम-आहंगी, इफ़हाम और तफ़हीम और एतमाद होना चाहिए ताकि वह देर तक कायम रह सके। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हर हाल में सही फैसला करना चाहिए। गलत फैसला न सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है बल्कि इसका दूसरों पर भी मनफी असर पड़ता है। इसलिए किसी भी सूरत हाल में सही सोच और समझ-बूझ का इतना ज़रूरी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में बराबरी का होना ज़रूरी है, ख्वाह वह ज़ाती ताल्लुक हो या साबका ताल्लुक की वजह से रिश्तों में तनाव और तनाज़ा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं। ख्वातीन का एहतराम, शाइस्तगी और वकार हर मुशे का मामूल होना चाहिए। जिस मुशे में लोग एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं वहाँ सच्चे और पायदार रिश्ते होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने पाकीज़ा रिश्तों का पासबान बनाए और दूसरे की बहन माँ को अपनी बहन माँ समझने की तौफीक अता फरमाए।